नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक। अध्याय 24 प्रतियोगिता का आरंभ। देवराज गुरुकुल के भव्य खुले मैदान पर सुबह का चमकीला सूरज चमक रहा था, जिसकी रोशनी अखाड़ों के किनारों पर लटके बारीक हथियारों से चमक रही थी। युवा राजकुमारों, बुजुर्गों और गुरुओं की एक बड़ी भीड़ चारों ओर इकट्ठा हुई। उनके चेहरे प्रत्याशा से भरे हुए थे। प्रतियोगी राजकुमार चुनौती के लिए तैयार होते हुए, अपनी सांसों को स्थिर रखते हुए ऊंचे और दृढ़ निश्चयी खड़े थे। गुरु श्रीकांत अपने औपचारिक वस्त्र पहने हुए केंद्रीय मंच पर आगे बढ़े। सभा को संबोधित करते हुए उनकी आवाज अधिकार से भरी हुई थी। गुरु श्रीकांत गर्मजोशी लेकिन आज्ञाकारी लहजे में, मैं आज यहाँ उपस्थित सभी राजकुमारों को अपने साथी राजकुमारों के प्रति आपके समर्थन और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन न केवल यहाँ खड़े प्रतियोगियों के लिए बल्कि इस गुरुकुल के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन है। एक ऐसा दिन जब हम अपने बीच के सबसे महान राजकुमार का मुकुट पहनाते हैं। एकत्रित राजकुमारों की ओर से जोरदार तालियां गूंज उठी। उत्साह की भावना चरम पर पहुंचते ही जयकारे और जयकारे हवा में भर गए। गुरु श्रीकांत भीड़ को शांत करने के लिए हाथ उठाते हुए, हालांकि मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं, अगर किसी भी समय आप में से किसी भी प्रतियोगी को लगता है कि इस प्रतियोगिता के दौरान आपकी जान को खतरा है, तो आप बिना किसी शर्म के पीछे हट सकते हैं। आपकी जान किसी भी खिताब से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समझदारी से चुनाव करें और सावधानी से आगे बढ़ें। प्रतियोगी राजकुमारों ने दृढ़ संकल्प से भरे हुए एक स्वर में अपनी आवाज़ उठाई और जोर से चिल्लाया, जी गुरुदेव। जब राजकुमारों ने अपनी स्थिति संभाली तो वे पूरे मैदान में फैल गए। पहले चरण का सामना करने के लिए तैयार हो गए। भीड़ शांत हो गई। सभी की निगाहें गुरु शिव पर टिक गई, जो अब गुरु श्रीकांत के बगल में मंच पर खड़े थे। गुरु शिव शक्ति और अधिकार के साथ चिल्लाते हुए, आप सभी राजकुमारों के लिए प्रतियोगिता शुरू होती है अब। राजकुमारों के पैरों की गड़गड़ाहट से जमीन हिल गई। वे अपने पहले चरण की ओर दौड़ पड़े। उनके पीछे धूल के बादल छा गए। भीड़ की दहाड़ प्रतियोगियों की दृढ़ सांसों और तेज दिल की धड़कनों के साथ मिल गई। पहला चरण। राजकुमारों के सामने पहला मंच था। रस्सियों से बंधी आग के गोलों की एक पंक्ति लौ के पेंडुलम की तरह आगे पीछे झूल रही थी। उनकी गर्मी दूर से ही महसूस की जा सकती थी और आग की लपटों की रोशनी प्रतियोगियों के घबराए हुए चेहरों पर दिखाई दे रही थी। भोला सावधानी से आगे बढ़ा। उसकी नजर आग के गोले पर टिकी थी। टिमटिमाती लपटें खतरनाक तरीके से करीब आ रही थीं और उनकी हरकतें अप्रत्याशित थीं। उसने खुद से कहा, ये आग के गोले गति के बारे में नहीं है, ये धैर्य के बारे में है। मुझे अपनी हरकतों का समय सावधानी से तय करना चाहिए। दृढ़ निश्चय के साथ भोला आगे बढ़ने लगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाने से पहले हर गेंद के दूर जाने का इंतजार किया। उसकी हरकतें सोची समझी और सटीक थी। उसकी नजरें आंख की लपटों से नहीं हट रही थी। भोला के सतर्क दृष्टिकोण को देखकर दर्शक बड़बड़ाने लगे। उसकी रणनीति से प्रेरित होकर ध्रुवा, रुद्र और दक्ष सहित अन्य राजकुमारों ने भी उसका अनुसरण करने का फैसला किया। कुछ राजकुमार झिझके। उनका डर स्पष्ट था, क्योंकि उन्होंने आग की लपटों को करीब आते देखा। कुछ तो पीछे हट गए, क्योंकि वे चुनौतियों का सामना करने का साहस नहीं जुटा पाए। आग के गोले लगातार झूल रहे थे। उनकी गर्मी हवा को झुलसा रही थी। ध्रुवा आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा था। उसका तेज ध्यान उसे हर कदम को सही समय पर उठाने में मदद कर रहा था। रुद्र की चपलता ने उसे झूलती लपटों के बीच से सटीकता से निकलने में मदद की। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, आग की लपटें कभी कभी उनकी त्वचा को छूती गई, जिससे उनके बाल बाल बचने की याद दिलाने वाले छोटे छोटे काले निशान पड़ गए।
गर्मी ने उनकी सहन शक्ति की परीक्षा ली और चुनौती ने शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के लचीलेपन की मांग की। एक एक करके आग की लपटों का सामना करने वाले राजकुमार आग के गोलों से आगे निकल गए। प्रतियोगिता का पहला चरण पूरा करते ही उनमें उपलब्धि की भावना भर गई। दूसरा चरण, जैसे जैसे राजकुमार आगे बढ़ते गए हवा और ठंडी होती गई। उनकी सांसें ठंडी सुबह में भाप के बादल बनाती गई। उनके सामने एक चौड़ी और तेज बहती नदी थी जिसका बर्फीला पानी पीली धूप में चमक रहा था। धारा स्थिर थी, लेकिन असली चुनौती तापमान था। एक कड़कड़ाती ठंड जो देखने भर से ही उनकी हड्डियों में समा जाती थी। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय और भाग्य का मिश्रण था। दूसरे की ओर मुड़ते हुए उसने उन्हें गुरु श्रीकांत की चेतावनी याद दिलाई। रुद्र घबराते हुए, दोस्तों, यही है वही नदी जिसके बारे में गुरु श्रीकांत ने हमें बताया था। ठंड हमारी ताकत की परीक्षा लेगी। हमें अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। राजकुमारों ने निश्चितता भरी नजरों का आदान प्रदान किया। रुद्र के शब्दों से कुछ लोग हिम्मत जुटाकर नदी के किनारे जाने लगे, जबकि अन्य लोग हिचकिचा रहे थे। बर्फीले पानी के सामने उनकी हिम्मत डगमगा रही थी। रुद्र आगे बढ़ा और बिना एक शब्द कहे नदी में कूद गया। चींटे तेज और झटकेदार थे और ठंड ने उसे ऐसे मारा जैसे उसकी त्वचा में हजारों सुइयां चुभ रही हों। एक एक करके बहादुर राजकुमारों ने उसका पीछा किया। उनके शरीर हिंसक रूप से कांप रहे थे क्योंकि वे निर्मम पानी में डूब गए। उनके सिर इस तरह धड़क रहे थे मानो ठंड उनके दिमाग तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो, और उनके अंग तापमान के झटके से भारी और सुस्त महसूस कर रहे थे। लेकिन पीड़ा के बावजूद वे धारा के विरुद्ध आगे बढ़ते रहे, अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहे। रुद्र ने अपने जबड़े को कस लिया। ठंड से लड़ते हुए उसका ध्यान स्थिर था। ध्रुवा लयबद्ध तेजी के साथ तैरा। उसका मन दर्द को रोकता रहा और उसने अपने शरीर को उसकी सीमाओं तक धकेला। तक्ष शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ा। उसकी विशुद्ध इच्छा शक्ति उसे ठंडे पानी से बाहर ले गई। नदी एक भट्टी बन गई जो न केवल उनकी शारीरिक शक्ति बल्कि उनकी मानसिक दृढ़ता का परीक्षण कर रही थी। बर्फीली चुनौती का सामना करने वाले राजकुमार दूसरी तरफ से निकले, कांपते और घायल लेकिन जिंदा। उनके शरीर में दर्द था, उनकी मांसपेशियां चीख रही थीं, लेकिन वे बच गए थे। तीसरा चरण। राजकुमार नदी के दूसरी ओर कांपते हुए खड़े थे। उनके शरीर ठंड से कांप रहे थे। लगातार ठंड ने उनकी ऊर्जा खत्म कर दी थी और कई लोगों के लिए यात्रा असहनीय हो गई थी। एक एक करके आधे प्रतियोगियों ने चुनौती छोड़ने का फैसला किया। उनके चेहरे थकावट और हार से पीले पड़ गए। लेकिन जो बचे थे, ध्रुव, रुद्र, दक्ष और भोला, उनके द्वंद्व, उनके दृढ़ संकल्प की आग अभी भी चल रही थी, हालांकि कमजोर रूप से। उन्होंने थकी हुई नजरों का आदान प्रदान किया। उनके शरीर क्षत विक्षत थे, लेकिन उनकी आत्मा दृढ़ संकल्प से चिपकी हुई थी। उनके आगे तीसरा चरण दिखाई दे रहा था, एक भयावह गुफा का प्रवेश द्वार, छाया से लिपटा हुआ। जैसे ही वे करीब आए, उन्हें एक शक्तिशाली अप्रतिरोध्य हवा का सामना करना पड़ा, जो एक जानवर की तरह गुफा से बाहर निकल रही थी, जो अपने ठिकाने की रक्षा कर रहा था। हवा के झोंके इतने तेज थे कि वे मुश्किल से सीधे खड़े हो पा रहे थे। अंदर जाना तो दूर की बात थी। ध्रुवा ने गुफा के अंधेरे मुंह में आंखें सिकोड़ते हुए देखा। उसके बाल उसके चेहरे पर लहरा रहे थे। ध्रुवा दृढ़ता से, ये तेज हवाएं हमें अंदर नहीं जाने देगी, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना होगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भोला एक कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर संदेह साफ झलक रहा था। भोला घबराहट से, लेकिन कैसे ध्रुवा? हम पहले ही इतनी ताकत खो चुके हैं।
मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इन हवाओं से लड़ने और गुफाओं को पार करने के लिए पर्याप्त ताकत बची है। रुद्र अपनी थकावट को अपनी हरकतों के भारीपन से स्पष्ट रूप से देख रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। बोलते समय उसकी आंखें विद्रोह से चल रही थी। रुद्र दृढ़ निश्चयी स्वर में, कौन कहता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते? हम यहां तक पहुंच चुके हैं और अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। हम आगे बढ़ेंगे और हम जीतेंगे। मैं इस गुफा को दिखाऊंगा कि कौन अधिक शक्तिशाली है। लेकिन जैसे ही रुद्र ने अंदर कदम रखा, भयंकर हवाएं एक अदृश्य दैत्य की तरह उस पर टूट पड़ी। वो पीछे की ओर उछला, गुफा के प्रवेश द्वार से बाहर गिर गया और तख्ते से जोर से टकराया। दोनों ढेर होकर जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर ध्रुवा और भोला आगे बढ़े और हवा के उन्हें और पीछे खींचने से पहले ही उन्होंने तक्ष और रुद्र को पकड़ लिया। ध्रुवा एक क्षण के लिए स्थिर खड़ा रहा। स्थिति को देखते हुए उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। फिर उसके मन में एक विचार कौंधा। ध्रुवा शांत लेकिन दृढ़ता से, सब लोग सुनो, अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। रुद्र अभी भी अपनी सांसें थामे हुए उम्मीद की एक चिंगारी के साथ ध्रुवा की ओर देखा। रुद्र उत्सुकता से, क्या योजना है, जल्दी बताओ। ध्रुवा रणनीति समझाते हुए, हवा सबसे तेज तब होती है जब वो हम पर अलग अलग वार करती है, लेकिन अगर हम हाथ थामकर एक साथ आगे बढ़ें तो हम इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। साथ मिलकर हम हवा से ज्यादा शक्तिशाली होंगे। अगर हम अपनी संरचना को मजबूत बनाए रखते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। समूह ने सिर हिलाया। उनका दृढ़ संकल्प फिर से जाग उठा। एक एक करके उन्होंने अपने हाथ जोड़े, एक मानव श्रृंखला बनाई। ध्रुवा ने अपने पैरों को मजबूती से जमाते हुए और हवा के खिलाफ मजबूती से आगे बढ़ते हुए नेतृत्व किया। कदम दर कदम वे गुफा में प्रवेश कर गए। तेज हवा उन्हें एक उग्र तूफान की तरह टकरा रही थी। उनके शरीर आगे की ओर झुक गए। हर मांसपेशी इंच इंच आगे बढ़ने पर तनाव में थी। गुफा अंतहीन लग रही थी। उसका अंधेरा उन्हें पूरी तरह से निगल रहा था। आखिरकार एक अनंत काल के बाद बाहर निकलने का प्रकाश दिखाई दिया। एक अंतिम धक्के के साथ राजकुमार गुफा से बाहर निकल आए। उनके पीछे हवा अब एक धुंधली याद बन गई थी। जैसे ही वे बाहर निकले, भोला अपने घुटनों पर गिर गया। हवा के लिए हाँफ रहा था। उसका शरीर थकावट से कांप रहा था और चेहरा पीला पड़ गया था। ध्रुवा उसकी मदद के लिए मुड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, रुद्र और तक्ष चौथे चरण की उभरती हुई पहाड़ी की ओर भाग गए। ध्रुवा भोला के बगल में घुटने के बल बैठ गया। गुफा से आने वाली ठंडी हवा अभी भी उनके चारों ओर घूम रही थी। भोला जमीन पर फैला हुआ था, अपने पैर को पकड़े हुए। उसका चेहरा पीला और दर्द से मुड़ा हुआ था। ध्रुवा दृढ़ निश्चयी स्वर में, उठो भोला, हमें आगे बढ़ना है। हम अब रुकने के लिए बहुत दूर आ गए हैं। भोला ने कमजोरी से अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज थकावट से कांप रही थी। बोला, मैं नहीं कर सकता ध्रुवा, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। मेरे पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं है। तुम मेरे बिना आगे बढ़ो। ध्रुवा की आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। वो भोला के करीब झुका। उसका स्वर दृढ़ लेकिन देखभाल करने वाला था। ध्रुवा, नहीं बोला, हमने एक साथ यात्रा शुरू की है और हम इसे साथ साथ ही पूरा करेंगे। मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगा। भोला ने ध्रुवा की बांह पकड़ ली। उसकी पकड़ कमजोर लेकिन गंभीर थी। बोला, मेरी बात सुनो ध्रुवा, तुम हमेशा मुझसे ज्यादा मजबूत रहे हो, मुझसे ज्यादा तेज। इस प्रतियोगिता को जीतना तुम्हारा भाग्य है, मेरा नहीं। मेरी वजह से अपना मौका मत गंवाओ। एक पल के लिए ध्रुवा उलझन में दिखा, लेकिन फिर हल्के से मुस्काया। उसके चेहरे पर नरमी आ गई। ध्रुवा बोला, तुम्हारा साथ हमेशा मेरी ताकत रहा है। अगर तुम चाहते हो कि मैं जीतूं तो मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करूंगा, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम यहीं रहोगे और आराम करोगे। मैं जीतने के बाद तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। भोला ने सिर हिलाया। दर्द के बावजूद उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। बोला, जाओ ध्रुवा और जीत कर आओ। ध्रुवा खड़ा हो गया। उसकी निगाह आगे की पहाड़ी पर टिकी थी। उसने आखिरी बार भोला की तरफ देखा
और उसे आश्वस्त करने के लिए सिर हिलाया। फिर दौड़ पड़ा। उसका दिल दृढ़ संकल्प और भावना के मिश्रण से धड़क रहा था। चौथा चरण। पहाड़ की खड़ी नुकीली ढलानें आसमान में ऊंची उठी हुई थी। इसकी सतह ढीली चट्टानों और कटीली झाड़ियों से ढकी हुई थी। रुद्र और तक्ष एक दूसरे के बगल में थे। उनकी सांसें तेज थीं। उनके हाथ हर उस दरार और किनारे को पकड़ रहे थे जो उन्हें ऊपर चढ़ते समय मिल सकता था। तक्ष ने अचानक एक ढीली चट्टान पर पैर रखा और इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, उसका पैर फिसल कर एक खाई में जा गिरा। तेज धार उसके बूट में जा लगी, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगा। तक्ष, रुद्र, मेरा पैर ये फंस गया है। तक्ष ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके वजन के दबाव ने उसे नीचे खींच लिया। उसके नीचे की चट्टान टूट गई और एक झटके के साथ तक्ष ने अपनी पकड़ खो दी और चट्टानी ढलान से नीचे गिर गया। उसका शरीर हिंसक रूप से लुढ़का और नीचे एक चट्टान पर जोरदार धमाके के साथ गिरा। रुद्र ने नीचे देखा। उसकी आंखें तक्ष के गिरे हुए शरीर पर टिकी थी। उसका चेहरा तनावग्रस्त हो गया, लेकिन उसने संकोच नहीं किया। रुद्र दांत पीसते हुए, मुझे माफ कर दो तक्षक, मैं अब नहीं रोक सकता। अपनी नजर वापस शिखर पर घुमाते हुए रुद्र आगे बढ़ा। उसकी हरकतें तेज और ज्यादा दृढ़ थी। उसके हाथ नुकीले पत्थरों से रगड़ते हुए खून से लथपथ हो गए, लेकिन उसने दर्द को नजरअंदाज कर दिया। रुद्र का दिल सिर्फ शारीरिक तनाव से ही नहीं, बल्कि उसके फैसले के बोझ से भी धड़क रहा था। वो नीचे तक्ष की धीमी कराह सुन सकता था, लेकिन सबसे महान राजकुमार का खिताब उसकी पहुंच में था और वो किसी भी चीज को अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहता था। पहाड़ अंतहीन लग रहा था। इसकी चोटी धुंध में लिपटी हुई थी, लेकिन रुद्र की छवि उबड़ खाबड़ इलाके के खिलाफ अलग से खड़ी थी। महत्वाकांक्षा से प्रेरित एक आकृति जो ऊपर और ऊपर चढ़ती जा रही थी, अगली चुनौती के करीब पहुंच रही थी। उसके पीछे तक्ष का रूप चट्टान पर स्थिर खड़ा था। उसका भाग्य अनिश्चित था। और अगले अंक में विजेता। तो मिलते हैं अगले अंक में।